में आज कांग्रेस के नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। सिवान के जेपी चौक पर कांग्रेस के अध्यक्ष विधुशेखर पांडे के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी पहुंचे और वहां पर जमकर आतिशबाजियां की और साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटा। मार्ग ज्ञान का आज लोकतंत्र पर जीत हुई है। मोदी और अमित शाह के अहंकार पर जनता ने करारा तमाचा मारा है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारी मतों से आगे चल रही है। तेलंगाना में भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस भारी मतों से आगे है और मिजोरम में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है, बावजूद कांग्रेस को 15 सीट वहां आया है। कहने का मतलब ये है कि पांचों स्टेट में राहुल जी का मजबूत प्रयास, मजबूत मेहनत मोदी को पछाड़ा है और कांग्रेस पार्टी आज एज लिए हुए है। और किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारों का यूथों को बेरोजगार होना, किसानों के द्वारा आत्महत्या करना, ये मोदी के पराजय का सबसे बड़ा कारण है। बताते चले कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस ने कई राज्यों में अच्छी खासी भागीदारी निभाई और अच्छे वोटों से जीत दर्ज कराई, इसी को लेकर सिवान के जेपी चौक पर कांग्रेस नेताओं में काफी जोश देखा गया। इसको लेकर सिवान के कांग्रेस नेता रिजवान अहमद से एटीएन लाइव के संपादक कैलाश कश्यप ने बातचीत की और रिजवान अहमद ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं पूरा इंटरव्यू। आज सुबह से जो खुशी का माहौल देखा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, वो अभी तक जारी है और लग रहा है कि अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। आज सिवान के जेपी चौक पे जैसे जैसे टेलीविजन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिजल्ट सामने आ रहे थे, उसके बाद से उत्साह उनका लगातार दुगुना होता जा रहा था और जेपी चौक पे आज जम के कांग्रेसियों ने पटाखे छोड़े हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं और लोगों से ऐसा लग रहा है कि 14 साल का वनवास नहीं, 5 साल का वनवास खत्म हो गया। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता रिजवान अहमद साहब, और खास करके जब हमने देखा कि आज इनका उत्साह देखते बन रहा था, ये ढोल को एकदम ऐसे बजा रहे थे कि लग रहा था कि बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो आज रिजवान जी दिखाई दे रहे थे। रिजवान जी, आज जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि तीनों जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों जगह आपकी सरकार बनने वाली है, क्या कहेंगे? आज का यह दिन बहुत ही मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के कांग्रेसियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए अहम दिन माना जा रहा था और इस अहम दिन पर हम अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहेंगे कि आज इस देश में कांग्रेस के पक्ष में जो गोलबंद लोग हो करके और कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं वहाँ के खास करके लोगों को भी मैं बधाई दूंगा। और आज का इस उत्साह के बारे में क्या पूछना है, यह उत्साह मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस में एक नई जान की शुरुआत हुई है और इस शुरुआत से हम सारे कांग्रेसी उत्साहित हैं। और इतना क्या कारण मानते हैं आप इसको? क्या मोदी का जो जादू था वो डाउनफॉल में जा रहा है या फिर कांग्रेस की रणनीति काम कर गई? मोदी जी का जो माहौल था इस देश में, वह झूठ के बुनियाद पे खड़ा था और झूठ को लोग करीब से जाकर के समझ गए कि मोदी जी ने जो कुछ भी कहा सरकार बनाने से पहले, सरकार बनने के बाद तक, आज तक मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। इसको जनता जान चुकी है। इस वजह से कांग्रेस को इतना बड़ा जनादेश मिला और कहीं ना कहीं मोदी जी के विफलताओं के कारण, झूठे वादे के कारण। क्या विफलता रही, हम सुनना चाहते हैं और जनता भी सुनना चाहती है, क्या विफलता रही मोदी की? मोदी जी ने जितनी भी घोषणाएं करी, चाहे वह 2014 के चुनाव से पहले की या चुनाव
होने के बाद, सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने जिन चीजों को देश से वादा किया, देश के नौजवानों से, किसानों से, व्यवसायियों से, तमाम लोगों से मोदी जी ने जो वादे किए, उस वादे पर एक जर्रा बराबर भी नहीं उतरने का काम किया। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भोपाल में चुनाव से पहले मुरली मनोहर जोशी जी का दौरा हुआ था, तो वहां पत्रकार लोगों ने पूछा था कि आपकी जो सरकार, मोदी जी की जो सरकार केंद्र में चल रही है, इसको आप कितना नंबर देना चाहेंगे। तो मुरली मनोहर जोशी जी ने भोपाल की सरजमीन पर कहा था कि कॉपी सादी है, इस सादी कॉपी पर क्या नंबर की बात कर रहे हैं, कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो इनके नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, कुछ इस सरकार ने करी ही नहीं है, तो फिर जनता से किस तरह की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो आने वाला 2019 का जो वो तस्वीर कैसा होगा? वो तस्वीर आपको आज के चुनाव से, रिजल्ट से समझ में आना चाहिए, और आ भी रहा है, देश भी समझ रहा है। इस देश का जब भी मिजाज बदलता है, देश का मिजाज बदला हुआ है, और जब मिजाज बदलता है तो बड़े बड़ों का अकल ठिकाने लगा देते हैं इस देश के लोग। जैसे 2014 में कांग्रेस के ठिकाने लगाए थे। कांग्रेस के इंदिरा जी भी, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग चुनाव हारे और फिर सत्ता में आए। जब देश का मिजाज बदलता है तब यही होता है। आज रिजवान जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास अब कौन सा मुद्दा होगा 2019 का? आने वाले चंद 2-4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का, उस समय कौन सा मुद्दा आखिर लेकर के ये जाएंगे जनता के बीच? अब तो हमें लगता है कि यह मुद्दा कोई जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा इनके पास है नहीं जिस पर ये कुछ करें। जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को इन्होंने हमेशा नजरअंदाज करी। सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को इस देश में, कारपोरेट घरानों की बातों को मोदी जी ने सुना, नीचे के जमीनी सतह की बातों को मोदी जी ने नजरअंदाज किया, और चंद मुट्ठी भर लोग इस देश में खुशहाल हैं, और उन खुशहाल घरानों को हमेशा मोदी जी साथ लेकर के चलते हैं, जिसके कारण आज इतना बुरा दिन बीजेपी को देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि अब राम मंदिर पर कोई ना कोई बीजेपी बात करेगी चुनाव के पहले? जी, ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, हमको लगता है कि ये बहुत ही पुराना मुद्दा है। हमको याद है कि जब हम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त से ये मुद्दा चला आ रहा है। आज जो बच्चे 30-35 साल के हो गए हैं, हमको याद है कि वह 7-8 साल के बच्चे होंगे तो सुनते होंगे राम मंदिर का मुद्दा, सुनते सुनते तो आज लोग बूढ़े हो गए, बच्चे से नौजवान जवान हो गए, लेकिन आज राम मंदिर बना नहीं। राम मंदिर बना, लेकिन अब लग रहा है कि जो चूंकि 3-4 महीने का वक्त है, कहीं सरकार के पास कोई बात नहीं है, तो राम मंदिर को छोड़ करके हमें लगता है कि शायद राम मंदिर पर अब कुछ बात सरकार करेगी। सरकार राम मंदिर की बात करेगी, लेकिन राम मंदिर का मामला तो कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इनकी नीयत भी सही नहीं है। न ये हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, ये किसी के नहीं है, न ये इस देश के हैं। अच्छा, मोदी जी हमेशा ये जब भी लाल किले के प्राचीर से जब वो देश को संबोधित करते हैं, वहां पे वो ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात होती है। क्या 125 वाकई ये सही है या फिर ये भी जुमला है? नहीं, ये भी सरासर जुमला है, क्योंकि इनकी जो बुनियाद जिस चीज पर खड़ी है वह सांप्रदायिकता के नाम पर ही ये खड़े हैं। और हमेशा आज देख लीजिएगा, इस देश में जितनी नफरत की बातें माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हुआ, हमको याद है कि अटल जी के टाइम में इतनी नफरत की बातें नहीं हुआ करती थी। हमें वह दिन भी याद है जब गुजरात में दंगे हो रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये माननीय प्रधानमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि तुम राजधर्म का पालन करो। ये जुमला मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मोदी जी आप राजधर्म का पालन करिए। तो उस वक्त भी इतना देश का माहौल खराब नहीं था जितना आज खराब है। आप देख रहे हैं हर जगह, कहीं गाय के नाम पर मार दीजिए, कहीं किसी के नाम पर मार दीजिए। हिंदू मुसलमान को इतना कर दिया गया, लेकिन यह चुनाव कहीं ना कहीं इनके मंसूबे को विराम करती है। तो रिजवान जी, जिस तरह से अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए और जिस तरह से नेताओं ने विकास को छोड़ दिया, भ्रष्टाचार को छोड़ दिया, और भी जो जनता की समस्याएं थी उनको छोड़ दिया,
और लगे गोत्र और जात पात की बात करने। क्या गोत्र और जात पात से या हनुमान जी की भी बात आ गई, उन्हें भी दलित बना दिया गया? क्या इन सब से देश चलता है? क्या आप नेता हैं, आप बेहतर जानते हैं, क्या इन सब मुद्दों से देश चलेगा क्या? नहीं, इन सब चीजों से देश का चलना कहीं तक कोई सरोकार नहीं है। देश तो चलता है देश की नीतियों से। देश का नीति जैसा होगा वैसा ही देश चलेगा। देश संविधान से चलता है। धर्म की बात है तो धर्म स्वतंत्र है इस देश में। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर लोगों का यहाँ धर्म स्वतंत्र है। अपनी धर्म के प्रति आज़ादी है इस देश में। यह देश सेकुलर देश है, यह देश लोकतांत्रिक देश है, जमहूरियत का देश है। इस देश में हनुमान जी की बात हो सबकी बात हो, लेकिन राजनीति का मुख्य केंद्र इस देश को यहाँ का नौजवान और किसान होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब जब एक हमारे यहाँ भी कहावत है कि दुख में भगवान लोगों को याद आने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को शायद वो दुख पहले से दिखाई दे रहा था और हनुमान जी और राम जी याद आ गए? जी, इस बार ज्यादा किए हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा शरण में चले गए। और हम लोग भी गए, ऐसा नहीं है, हम लोग भी धार्मिक स्थानों पर गए, कहीं मस्जिद में गए तो मंदिर में गए, मजार पे गए तो गुरुद्वारा में गए। राहुल जी ने भी दौरा किया, आपने देखा होगा कि जो परिस्थिति बदली है इस देश का, उस हिसाब से मोदी जी को भी आपने देखा होगा, इंदौर में गए तो टोपी पहन लिए और कम से कम 50,000 मौलानाओं और उलमाओं के बीच में गए मोदी जी, और मोदी जी जाकर के बजाबते उन लोगों के हिसाब से टोपी ओपी सब पहन लिए, जबकि कल तक ये टोपी नहीं। क्या लगता है कि क्या धर्म के आधार पर अब देश की राजनीति चलेगी? नहीं, अब तो इस देश की राजनीति, देश के जो ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचा, इस ढांचे पर देश की राजनीति को कांग्रेस ला रही है और कांग्रेस ही इस देश को चलाने में सक्षम है और वही सही ढंग से इस देश को लोकतांत्रिक ढंग से जमहूरियत के एतबार से शासन करती है और उसे पता है कि इस देश को कैसे चलाया जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को बिल्कुल उखाड़ फेंका था और आज आपकी वापसी हो रही है, 3 बड़े स्टेट में, छोटे स्टेट नहीं है, बड़े स्टेट में आपकी वापसी हो रही है। क्या कांग्रेस आने वाले समय में इससे कुछ सीख लेगी? कुछ गलतियां हुई थी जिनके कारण जनता ने आपको नकार दिया था, क्या उन गलतियों से कुछ सीख लेंगे आप? जी, कांग्रेस, अभी आपने सुना होगा चुनाव में भी मोदी जी ने भी और बीजेपी के सारे लोगों ने मोदी जी का ही ये नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। लेकिन आज 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है, बाकी राज्यों में हमारे समर्थन है। लेकिन आज जो हमको उपलब्धि मिली है इस कांग्रेस पार्टी को, इस उपलब्धि के पीछे कहीं ना कहीं हमारे नेताओं का जन संघर्ष है, मेहनत है और इनकी विफलताओं के चलते कांग्रेस को लोगों ने जनादेश दिया है। और हम इससे सीख ये लेंगे कि आज कांग्रेस को पुनः सत्ता में देश की जनता सौंपने जा रही है, इसलिए हमें। चलिए, 3 राज्य में आपकी सरकार लगभग बनने जा रही है, जो रिजल्ट अभी तक सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है कि जो बहुत से चेहरे अभी भी आपके यहाँ गुटबाजी अभी से शुरू हो चुकी है, एक जगह पे 2 3 कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, आपको क्या लगता है कि पुराने चेहरों को मौका देना चाहिए या फिर नए जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं जिनकी सोच बहुत आगे तक है उनको मौका मिलना चाहिए? नहीं, इस चुनाव में तो हम कहेंगे राहुल गांधी जी बहुत दूरंदेश व्यक्ति हैं और काफ़ी आजकल काफ़ी अनुभव रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ के प्रदेशों को चलाने के लिए युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा ही इस देश में क्रांति ला सकता है और बदलाव ला सकता है। तो मैं चाहूँगा कि तीनों जगह कम से कम, राहुल जी से मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम तीनों जगह नौजवानों को मौका देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होगी। आने वाले समय में जैसा कि आसार दिखाई दे रहा है कि यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये लग रहा है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ करवाएंगे। आपको क्या लगता है, ये कहीं से उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। विधानसभा का टर्म पूरा हो रहा है, अभी 2 साल है, ये दिसंबर है 2020 में, नवंबर में पूरा हो रहा है। 2 साल पहले बिफोर चुनाव कराना ये कहीं से कोई उचित नहीं है। ये चुनाव समय पर होना। आखिर अगर ये पहले हो जाता है, एक साथ हो जाता है, क्या लगता है कि कहीं हबड़ाहट है? हाँ, उनको भी डर है कि वो सत्ता से बाहर बेदखल हो सकते हैं? हाँ, इस तरह का उनको अंदेशा है, इसी वजह से ये लगे हुए। लेकिन अभी जो रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया, हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी अब चाहेंगे कि एक साथ चुनाव हो जाए, क्योंकि लहर चल दिया है कांग्रेस का पूरे देश में। नाम बता। रिजवान अहमद, पूर्व संगठन सचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। चलिए, रिजवान जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और बड़े
बड़े उत्साहित तरीके से रिजवान जी ने अपनी बात को रखा, लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने जरूर कही कि कांग्रेस को सीख लेते हुए जो 3 राज्यों में बड़े राज्य हैं वहां पे अगर सरकार बन रही है तो नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें शक्ति है। और कहा जाता है कि युवा के पीछे ही शक्ति चलती है। तो ऐसे अब देखना है कि राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी जब हम 2014 में जब देखते थे और 2018 तक राहुल गांधी में बहुत कुछ बदलाव देखा जा रहा है। राहुल गांधी की बातों में वो धीरे धीरे परिपक्वता आती जा रही है जो पहले नहीं दिखाई देती थी। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जरूर इन लोगों की बातों को सुनेंगे और जहां पे सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, वहां की बागडोर युवा शक्ति के हाथ में देंगे। खैर अभी देखना है कि चूंकि अभी दिन भर आज चलेगा ये माहौल और कल जाके क्लियर होगा कि 3 राज्यों में किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन नजरे के साथ एटीएन कैलाश कुमार, एटीएन लाइव, सिवान।